Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Ankur. In this video we are going to discuss about a very interesting differential equation which is logistic differential equation. तो ये logistic differential equation क्या है, इसकी applications क्या है, इस differential equation को किस तरह से connect कर सकते हैं हम real world problems के साथ और किस तरह से इस differential equation का concept help करता है हमें competitive exams में. तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी. 1798 में एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने एक पेपर पब्लिश किया. इसका नेम था एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन. इस पेपर में उन्होंने एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया जो रिलेटेड था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से. अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, इसको एक हम सिंपल सी डेफिनेशन से समझते हैं. ए ग्रोथ इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी with respect to time is proportional to the present value of that quantity. अब इसको अगर मैथमेटिकल वे में आसान भाषा में करके लिखें तो सपोज अगर क्वांटिटी को हम नेम y दे रहे हैं और टाइम को t से डिनोट कर रहे हैं, देन dy by dt इक्वल टू सम कांस्टेंट r इनटू y. ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ही रिप्रेजेंट करेगा. किस तरह से dy by dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ऊपर था प्रोपोर्शनल टू दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी. तो प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू y, और प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम क्या लिख देते हैं y0 इक्वल टू सम y नोट, जो प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा है t इक्वल टू 0 जब हमने काम शुरू किया. तो इस इक्वेशन में जो r रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेट ऑफ ग्रोथ है या फिर रेट ऑफ डिके है. तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को गवर्न कर रही है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं. अब इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम काफी फैमिलियर होते हैं. जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन से हम डील करते हैं सबसे पहले. तो इसको सोल्व करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैटेगरी से ये इक्वेशन है, तो इसको आसानी से सोल्व करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी. अगर यहाँ पे r ग्रेटर देन 0 होता है देन ये रेट ऑफ ग्रोथ बोला जाएगा. अगर r लेस देन 0 है देन ये रेट ऑफ डिके बोला जाएगा. इसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी या फिर पॉपुलेशन डिके करेगी. अब माल्थस ने जितना भी काम किया मोस्टली उनका काम रिलेटेड था पॉपुलेशंस की बेस्ड पे, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर और पॉपुलेशन के डिके के ऊपर. बट हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अपने आसपास बहुत सी एग्जांपल से देख सकते हैं. आज के माहौल में अगर इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल दी जाए तो वो होगी कोविड-19 से रिलेटेड. कोविड-19 के केसेस इंडिया में जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से ही रिलेटेड है. ग्राफिकली हम इसको अच्छे से देख सकते हैं. ये ग्राफ शो कर रहा है कि जितने भी केसेस ग्रो कर रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को फॉलो कर रहा है. अब कोई भी वायरस, चाहे वो कोविड-19 हो या फिर कोई भी वायरस हो, वो कितना तेजी से स्प्रेड करेगा ये डिपेंड करता है उसके रिप्रोडक्टिव रेट के ऊपर, जिसको R नोट बोला जाता है. किस तरह से सपोज R नोट 2 है, रिप्रोडक्टिव रेट 2 है, तो इसका मतलब अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो वो आगे 2 पर्सन को किसी टाइम में और इन्फेक्ट कर सकता है, और वो 2 पर्सन आगे और 2 पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो इसलिए ये सारी चीज डिपेंड करती है रिप्रोडक्टिव रेट के ऊपर. माल्थस ने जो मॉडल दिया वहां पे जो R काम कर रहा है वो रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ डिके है. तो अगर कोविड-19 के केस में देखें तो R नोट का सेम वही काम है जो वहां पे R का काम है. तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो चलिए एक बार फिर माल्थस के मॉडल की बात करते हैं कि अगर R रेट ऑफ ग्रोथ और डिके अगर R पॉजिटिव है तो माल्थस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में इंक्रीज लगातार होता रहेगा. और अगर कोविड-19 के केसेस में देखें कि अगर R नोट ग्रेटर देन 0 है तो कोविड-19 के केसेस में भी लगातार इंक्रीज होता रहेगा. तो T अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मतलब एक बहुत लंबे टाइम के बाद अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन भी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट. और कोविड-19 के केसेस में भी इन्फेक्टेड पर्सन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट, अगर R रेट ऑफ ग्रोथ या R नोट पॉजिटिव है. तो ये चीज लगातार बढ़ती ही जाएगी. बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल देखें तो ये पॉसिबल नहीं लगता, ये बात सही नहीं लगती.
क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में हम पॉपुलेशन की ग्रोथ की स्टडी कर रहे हैं तो पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत सी बातों पे डिपेंड करती है। जैसे क्या उनको प्रॉपर फूड अवेलेबल है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, या एक पॉपुलेशन को जिंदा रहने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है क्या वो उनको हर वक्त एक लंबे टाइम के लिए अवेलेबल होंगे, तभी पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकती है। अदरवाइज अगर उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा या वो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे तो पॉपुलेशन की ग्रोथ को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कोविड-19 के केसेस में देखें, इनिशियली हमें लगता है कि ये जो केसेस हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, बट ये कब तक होगा? अगर इनकी कोई वैक्सीन तैयार हो जाती है तब तो इनकी ग्रोथ को पक्का इफेक्ट पड़ेगा ना, तब तो ये केसेस जरूर रुकेंगे। तो तब यहां पे एक कमी निकली मॉल्थस के मॉडल में कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो मॉडल है ये एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी भी इतने रिसोर्सेज नहीं होते जो हमेशा के लिए अवेलेबल हो। चाहे हम इस पूरी अर्थ की बात करें, कभी ना कभी तो एक पीक पॉइंट जरूर आ जाता है। तो ये एक कमी दिखी इस मॉडल में। तो इस कमी को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन हुए पीएफ वलहस्ट, उन्होंने इस मॉडल को मॉडिफाई किया, जिन्होंने एक नई टर्म, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। इसको डिनोट किया जाता है के से। और क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में एक पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी कर रहे हो तो एक लेवल होगा कि उस नंबर के बाद वहां पे पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिसको मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी उन्होंने नेम दिया। तो जो माल्थस का मॉडल था उसमें एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया, एक नया फंक्शन उसमें ऐड किया गया, HY। और इस HY की प्रॉपर्टीज क्या थी कि HY approaches to 0 when Y approaches to K and HY approaches to 1 when Y approaches to 0। अब HY की इस दो प्रॉपर्टीज के साथ हम HY की शक्ल किस तरह से देख सकते हैं? तो HY इक्वल हो सकता है 1 माइनस Y ओवर K। ये एक नई टर्म वलहस्ट ने मॉल्थस के मॉडल में इंट्रोड्यूस की, तो एक नया मॉडल तैयार हुआ, एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी विच इज dy by dt इक्वल टू r इंटू y 1 माइनस y ओवर k। ये जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो अपने सामने अभी दिखी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोला जाता है लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन। और पॉपुलेशन ग्रो और डिके की स्टडी में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत योगदान रहा है। इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस है, बहुत जगह इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज किया जाता है। तो जैसे पहले सिर्फ y इक्वल टू 0 के ऊपर बात थी इनिशियल पॉपुलेशन, अब उसका मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी लेवल भी आ गया है y इक्वल टू k। अब y अगर 0 को अप्रोच करता है फिर भी dy बाई dt 0 को अप्रोच करेगा, और अगर y k को अप्रोच करता है फिर भी dy बाई dt 0 को अप्रोच करेगा। तो इसको अगर वर्डिंग में बात करें तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन है ही नहीं जिस भी प्लेस में हम बात कर रहे हैं। अगर पॉपुलेशन नहीं है तो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती आगे, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर प्लेस में कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी पर्सन नहीं है तो नई जनरेशन तो नहीं आ सकती ना, नए बच्चे तो पैदा नहीं होंगे। तो इसलिए dy बाई dt को तो 0 ही होना पड़ेगा। दूसरा, अगर y k को अप्रोच करता है मतलब उस प्लेस में जितने पर्सन मैक्सिमम सर्वाइव कर सकते हैं उसके ज्यादा होते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर उस मैक्सिमम लेवल तक पर्सन पहुंचते हैं फिर भी dy बाई dt क्या होगा? 0, क्योंकि उसके बाद भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। तो इस मॉडल को ज्यादा अप्रिशिएट किया गया रेदर देन एक्सपोनेंशियल मॉडल्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा दैट इज y, अगर हम उसको ग्राफिकली देखें तो क्या बनेगा? y इक्वल टू 0 भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। y इक्वल टू k भी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो y इक्वल टू 0 और k दोनों इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कांस्टेंट सॉल्यूशन है। अब अगर y 0 और k के बीच में, दैट मींस इनिशियल पॉपुलेशन जिसको हम y नॉट बोल रहे हैं, अगर वो 0 और k के बीच में लाई करता है तो स्लोप क्या होगा, दैट मींस चेंज क्या होगा? तो dy बाई dt इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू 0 और k के बीच में कुछ भी पुट करते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा, dy बाई dt ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मींस वहां से पॉपुलेशन ग्रो करना स्टार्ट करे।
और जैसे के के पास पहुंचेगी पॉपुलेशन, वहां पे ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, dy बाई dt जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि एच वाई की ये प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब जीरो और के के बीच में कोई भी कर्व है वो इंक्रीज करेगी और के के पास जाकर फ्लैट हो जाएगी। दैट मींस y इक्वल टू के उस कर्व के लिए एसिम्पटोट का काम करेगी। तो इसका मतलब जो भी पूरा सॉल्यूशन है वो किस में लाई करने वाला है, 0 टू के बीच में, इससे बाहर सॉल्यूशन नहीं जाएगा। ये लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस ग्रोथ को लॉजिस्टिक ग्रोथ बोला जाता है। जहां भी आपको, जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, इसलिए लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन की बात चली। अब कहीं भी अपने आसपास बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हो, इनिशियली जो हमें लगता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बट आगे चल के वो लॉजिस्टिक ग्रोथ का रूप बन जाता है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के केसेस की ही बात करें, इनिशियली किसी भी कंट्री की बात करें तो इनिशियली जब इनमें ग्रोथ हुई तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी, बट अभी कुछ कंट्रीज ने इनके ऊपर काबू पा लिया तो इनका जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। और अपने आसपास सिंपल एग्जांपल देख सकते हो, जैसे सपोज आपने YouTube पे कोई वीडियो अपलोड की, पहले दिन उसके व्यूज कितने होते हैं, नेक्स्ट डे व्यूज कितने होते हैं, 3-4 दिन के बाद व्यूज कितने होते हैं, कुछ दिनों तक व्यूज लगातार बढ़ते रहते हैं, बट एक टाइम के बाद वो व्यूज की में कमी आने, व्यूज रुक जाते हैं, फिर ज्यादा नहीं बढ़ते। इसका मतलब ऐसा ही है ना कि पहले तो बहुत जल्दी ग्रो हुआ और उसके बाद थोड़ा काम फ्लैट हो गया। तो ये लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें पता लग जाए, क्योंकि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स में बहुत देखते हैं, जैसे dy बाई dt y इंटू 2 माइनस y, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने बहुत बार सोल्व कर रखा होता है। बट कई बार बुक्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो हम सोल्व करते हैं और उनका रियल वर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है, वो कनेक्शन नहीं जुड़ पाता। तो वही कनेक्शन अगर हमें पता लग जाए क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई और नहीं हो सकता। फिर हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल TIFR 2017 में इसी इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, let y be the real valued function which satisfy the given differential equation, that is y dash equal to y into 1 minus y, where y is 0, that means initial population lie between 0 to 1। तो ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम सबको सोल्व करनी आती है, कोई बड़ी डील नहीं है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बट अगर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान होगी, ये तो लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी जो लेवल है वो कितना है, 1। तो बिना कुछ किए ही हम इसको देख के इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो t अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे क्या 1 को अप्रोच करेगा। अब ये डिपेंड किस पे करता है, अभी हमने पीछे सीखा कि इनिशियल पॉपुलेशन कहाँ है। अगर इनिशियल पॉपुलेशन 0 है तो ग्रो होने का तो कोई चांस ही नहीं है, और अगर k है फिर भी ग्रोथ नहीं होगी। और 0 और k के बीच में ही हुआ, मतलब 0 और कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी लेवल के बीच में हुआ, तभी ग्रोथ हो सकती है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, y0 किस में लाई कर रहा है, 0 क्लोज इंटरवल है, तो अगर 0 ही ले लेते हैं तो ग्रोथ तो नहीं होगी। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट पूछी गई है, ये हमें बताना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो पक्का क्या है, फॉल्स है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफी हेल्प होगी अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के पीछे का काम पता लग जाएगा कि एक्चुअल में उसके साथ चल क्या रहा है। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2013 में, दैट इज y रियल टू रियल फंक्शन है which satisfy the given differential equation y dash equal to 1 minus y square t and y0 equal to 0। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें तो सिर्फ एक छोटी सी चीज में डिफरेंस नजर आता है। यहाँ पे 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई है, जो वो y वाला फैक्टर है y, वो रिप्लेस किससे हो गया, 1 प्लस वाई से। बट उसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने सॉल्यूशन निकाले वो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू k थे, यहाँ पे वो क्या नजर आ रहे हैं, y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1। तो इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 से अगर स्टार्ट करें तो -1 और 1 के बीच में कुछ भी पुट करें तो स्लोप के अकॉर्डिंग, स्लोप पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन ऊपर की तरफ जाएगा, ये कर्व इंक्रीज करेंगे, और जैसे ही 1 के पास पहुंचेगी तो कर्व में फ्लैट हो जाना है। पीछे भी अगर बात करें तो
अगर नीचे लेके आते हैं जीरो से नीचे तो कर्व फिर भी इंक्रीज ही कर रही है। इसका मतलब -1 के पास भी जब गए थे तब भी पीछे से कर्व ने इंक्रीज ही करना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब ये पूरा सॉल्यूशन किसमें लाई करने वाला है, -1 to 1 के बीच में। 1 के इक्वल नहीं होगा, -1 के भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अप्रोच कर रहा है। पहले हमने ये बात क्लियर की थी कि असिम्प्टोटिकली बिहेव करेगा अपर लेवल जो भी था इसका। तो अब इसकी ऑप्शंस क्या है, अगर हमें पता लग गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, तो इसको सॉल्व करना कितना आसान है। बिना कुछ पेन उठाए आप बात कर सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि y t1 = 1 फॉर सम t बिलोंग्स टू r, ऐसा क्या हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन 1 को तो कभी भी टच नहीं करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन बाहर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि y t < -1 फॉर ऑल t, बिल्कुल, क्योंकि सॉल्यूशन किसमें लाई कर रहा है, -1 to 1 के बीच में, तो -1 से तो ऊपर ही है, तो पक्का -1 से ग्रेटर होगा। थर्ड ऑप्शन आ गया कि y इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो क्लियरली अगर -1 to 1 में देखें तो dy by dt ग्रेटर देन 0 था, तो कर्व ने इंक्रीज ही करना है, तो थर्ड ऑप्शन पक्का करेक्ट होगी। फोर्थ ऑप्शन में बोला गया कि yt इज इंक्रीजिंग इन 0 1 बट अदरवाइज डिक्रीजिंग, तो ये बात पक्का गलत होगी, क्योंकि थर्ड ऑप्शन सही हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन कितना आसान बन गया है अगर हमें सिर्फ इसका कंसेप्ट पता है कि किस तरह से इसको कनेक्ट किया जा सकता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ। आगे अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को और अच्छे से स्टडी किया जाए तो बहुत सी नई नई बातें यहाँ पे सीखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इसी लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम r को -r से रिप्लेस करें, दैट इज dy by dt equal to -r y into 1 - y over k, और इनिशियल कंडीशन वही है y0 equal to y0, तब सारी बातें ही चेंज हो जाएंगी। क्योंकि ग्राफिकली अगर इस चीज को देखें, y equal to 0 भी सॉल्यूशन है, अभी भी y equal to k भी सॉल्यूशन है, बट अगर इनिशियल पॉपुलेशन 0 to k में लाई करता है तो अब कर्व इंक्रीज नहीं करेगी बल्कि डिक्रीज करेगी और वो 0 को अप्रोच कर जाएगी। और अगर k से ऊपर बात करते हैं उसके बाद पॉपुलेशन या जो भी ये कर्व का स्लोप है ये इंक्रीज करेगा रैपिडली। तो पहले जो काम 0 और k के बीच में कर्व इंक्रीज कर रही थी अब डिक्रीज कर रहा है, और पहले जब कर्व k के ऊपर डिक्रीज कर रही थी अब वो कर्व इंक्रीज कर रही है। तो यहां पे एक नई सिचुएशन पैदा हुई, कुछ नया सीखने को मिला हमें। अब एक बात यहां से सीखिए कि अगर हम k से ऊपर की बात करें तो ये कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जैसा लग रहा है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फिर हमें पता है कि ऑलवेज सही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। उसकी बात सही होती है जब उसके ऊपर एक लेवल सेट कर दिया जाता है, कैरिंग कैपेसिटी वाला लेवल जो वर्हस्ट ने सेट किया। तब कुछ और बात क्या निकली कि जो y equal to k है इसका नेम रिप्लेस किया गया एक नए नेम के साथ जिसको बोला जाता है थ्रेशहोल्ड लेवल। थ्रेशहोल्ड लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें आप किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हो, उसकी ग्रोथ की स्टडी कर रहे हो, तो कम से कम उस लेवल तक उस पॉपुलेशन के नंबर होना चाहिए, मतलब कम से कम उतने पर्सन वहां पे होने चाहिए अगर उनको फर्दर ग्रो करना है। अगर उस लेवल से नीचे है तो उनके ग्रो होने का कोई चांसेस नहीं है, बल्कि वो डिके करेंगे और उनकी पॉपुलेशन 0 को अप्रोच कर जाएगी। मतलब थ्रेशहोल्ड लेवल एक ऐसा क्रिटिकल लेवल है कि अगर आपको आगे ग्रो करना है तो उस लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा। उस लेवल से नीचे रहते हो तो कोई ग्रो के चांसेस नहीं है, बल्कि डिक्रीज होकर काम 0 हो जाएगा। अब ये लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन विद थ्रेशहोल्ड की बात होने लगी, क्योंकि k से ऊपर वाली बात अगर अब हम यहाँ पे k को रिप्लेस कर रहे हैं एक नए नेम के साथ t से, इसको थ्रेशहोल्ड बोल रहे हैं, और अगर k से t से ऊपर की अब बात करें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला काम हो गया। तो ऊपर भी एक कैरिंग कैपेसिटी वाला लेवल सेट करने की बात हुई, तो फिर एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन, एक नई प्रॉब्लम जनरेट हुई, लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन विद क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड, जिसमें आपको एक थ्रेशहोल्ड भी दिखने को मिलता है और एक कैरिंग कैपेसिटी लेवल, मैक्सिमम लेवल भी दिखने को मिलता है। तो इस लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया थ्रेशहोल्ड की फॉर्म में, dy by dt equal to -r into y into 1 minus y over t, और साथ में एक नया फैक्टर ऐड किया गया 1 minus y over k। अब इस 1 minus y over k की प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे हमने स्टार्टिंग की थी लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अगर y k को अप्रोच करता है
देन ये जो नया नंबर, नया फैक्टर है, ये किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। और अगर y जीरो को अप्रोच करता है, नया फैक्टर है, किसको अप्रोच करेगा? 1 को। तो अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को भी अगर ग्राफिकली ऑब्जर्व करें तो हमें 3 सॉल्यूशन, जो कांस्टेंट सॉल्यूशन है वो देखने को मिलते हैं, दैट इज y इक्वल टू 0, y इक्वल टू t एंड y इक्वल टू k। अगर इनिशियल पॉपुलेशन 0 और t के बीच में लाई कर रहा है तो dy बाई dt के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नंबर हम इस इक्वेशन में 0 और t के बीच में पुट करते हैं y को, तो कर्व डिक्रीज करेगी, इसका मतलब 0 को अप्रोच कर जाएगा। और अगर इनिशियल पॉपुलेशन हम t से k के बीच में सेट करते हैं तो इसमें इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी और वो k को अप्रोच कर जाएगा। अगर k से भी ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज होके वापस k पे आके बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ ये एक सिचुएशन है कि t थ्रेशहोल्ड लेवल है, उसके नीचे रहोगे तो डिक्रीज होगा, काम आगे नहीं आ पाओगे। अगर उससे ऊपर जाते हो तो ग्रोथ करके मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचा जा सकता है। अब ये थ्रेशहोल्ड का जो क्राइटेरिया है ये बहुत ही फेमस हुआ क्योंकि इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है जो पूरी इस पे फिट बैठती है। 1800 के आसपास नॉर्थ अमेरिका में एक स्पीशीज पाई जाती थी जिसका नेम था पैसेंजर पिजन्स। उस टाइम ये इतनी बड़ी संख्या में थे वहां पे कि 3 बिलियन टू 5 बिलियन, दैट मीन्स 300 करोड़ से 500 करोड़ तक इनकी संख्या थी नॉर्थ अमेरिका में। तो इतनी बड़ी तादाद में होने के कारण कई बार लोगों के लिए खतरा भी था और ये उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचाते थे। तो वहां की गवर्नमेंट ने और वहां के लोगों ने फिर इनको शिकार के लिए मारना शुरू कर दिया। नॉर्थ अमेरिका में कितने भी स्लेव्स थे उनको चीपेस्ट फूड प्रोवाइड करने के लिए भी इनको बहुत ज्यादा मारा जाने लगा। तो ये किलिंग बहुत फास्ट हुई। 1800 टू 1870 तक ये किलिंग बहुत ज्यादा बढ़ती गई। बट उसके बाद वहां की गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इनकी जो संख्या है, इनके नंबर है, बहुत जल्दी नीचे आ रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। तब वहां पे कुछ बैन लगाया गया हंटिंग के ऊपर कि इनको नहीं मारा जाएगा। 1870 टू 1900 तक भी अगर पूरा स्ट्रिक्टली बैन लगाने के बाद भी इनकी ग्रोथ नहीं हुई, फिर भी इनकी संख्या में लगातार कमी ही आती गई, चाहे अब इनको मारना बंद कर दिया गया था। और 1914 तक सिर्फ एक सिंगल पैसेंजर पिजन बचा। अब 1800 तक 500 करोड़ थे और 1914 तक सिर्फ एक पैसेंजर पिजन बचा जिसने सिनेसाटी जू में अपना दम तोड़ा। और आज वहां पे कोई भी पैसेंजर पिजन नहीं है। तो इससे पूरी सिचुएशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से समझा जा सकता है कि शिकार रोकने के बाद भी ये क्यों नहीं ग्रो कर पाए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये पैसेंजर पिजन तभी ग्रो कर सकते हैं जब ये एक बहुत बड़े झुंड में हो या इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो। अकेले अकेले या कम संख्या में अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते। तो वो जो लेवल था, जब वहां की गवर्नमेंट की आंखें खुली, उन्होंने इनका शिकार बंद करवाया, वो एक्चुअल में थ्रेशहोल्ड लेवल से नीचे का काम था। तब इनका जो लेवल था वो थ्रेशहोल्ड लेवल से नीचे आ चुका था, जिसके कारण ये ग्रो नहीं कर पाए। अगर समय रहते ही थ्रेशहोल्ड लेवल से ऊपर वो बात रोक दी जाती तो शायद ये ग्रो कर पाते। तो उसका खामियाजा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सारी प्रजाति नष्ट हो गई। तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, आज भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत यूज होता है। जितनी भी प्रजातियां, जितनी भी स्पीशीज लुप्त हो रही हैं, उनका थ्रेशहोल्ड लेवल सेट करने पे कि कितना थ्रेशहोल्ड लेवल है, कितने नंबर्स तक उनको बचाया जाए कि वो स्पीशीज आगे ग्रो कर सकती है। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर हमें इसके बारे में सारी नॉलेज है, लॉजिकली हमें पता है, प्रैक्टिकली हमें पता है कि इसका यूज कहां हो रहा है, किस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा जाना चाहिए, तब इनके क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत इंटरेस्ट आता है और आसान होता है सोल्व करना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें, फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर गिवन है y डैश इक्वल टू माइनस y, y माइनस 3 एंड y माइनस 7, देन y0 इक्वल टू y नोट। अगर y नोट बिलोंग कर रहा है 3 to 7 के बीच में और पूछा गया है कि इस सिचुएशन में लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी yt किसको अप्रोच करेगा, किसको टेंड करेगा, या फिर लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी yt किसके इक्वल होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अब हमें
पूरे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के साथ नहीं जाना चाहिए, इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। अब एक्चुअल बात क्या है कि इसके हमें 3 सॉल्यूशन प्रॉपर नजर आ रहे हैं, जो है y = 0, y = 3 और y = 7। और अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो हमें पता लग रहा है कि y = 3 थ्रेशोल्ड लेवल है, y = k मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है, और y = 0 जो इनिशियल पॉपुलेशन की बात करते हैं। और अब अगर y0 3 to 7 के बीच में लाई करेगा तो इंक्रीज होने के कारण, क्योंकि y' > 0 होगा, तो y किसको बिलोंग अप्रोच करेगा 7 को। और अगर y0 बिलोंग कर रहा है 0 to 3 में तो डिक्रीज होने के कारण किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका अच्छे से आंसर दे सकते हैं बहुत जल्दी। जैसे CSIR UGC नेट जून 2018 में इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y' = y × y - 1 y - 2। तो देन इनिशियल कंडीशन के ऊपर सॉल्यूशन का बिहेवियर पूछा गया है कि किस तरह से बात होगी। जैसे अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के हमें पता लग गया है कि ये बिल्कुल वैसा ही काम है लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा, जिसमें हमें 3 सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं, y = 0, y = 1 एंड y = 2। y0 अगर लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, तो y' अगर हम कोई इक्वेशन में कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में पुट करते हैं तो y' क्लियरली इंक्रीज करेगा। तो जहां भी ऑप्शन दे रखी है कि y0 पे y डिक्रीज करेगा तो ऑप्शन गलत होगी। सिमिलरली इफ y0 लाई बिटवीन 1.2 देन y का काम क्या है डिक्रीजिंग, और यहाँ पे इंक्रीज बोला गया इसलिए ये गलत होगा। और इफ y0 = 2.5 दैट मींस पूरे लेवल से ऊपर बात चली गई है। अगर 2.5 है और 2.5 पुट करने पे y' पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर कोई भी लेवल सेट नहीं है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन पक्का अनबाउंडेड होगा। और फोर्थ ऑप्शन में देखें कि y0 = 0 देन y इज बाउंडेड बिलो। बट y0 < 0 की बात करें, अगर 0 से नीचे भी कुछ लेते हैं तो 0 से नीचे कुछ भी हम y की वैल्यू 0 से नीचे कुछ भी इक्वेशन में पुट करें तो सॉल्यूशन डिक्रीज करने वाला है, और नीचे भी कोई लेवल सेट नहीं है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, अनबाउंडेड बिलो होगा। तो ऑप्शन इसके लिए थर्ड ऑप्शन सिर्फ करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इसमें सिर्फ इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जो जून 2017 में पूछा गया। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y' = -y³ + y² + 2y, और इनिशियल कंडीशन y0 दैट इज y0 लाई बिटवीन 0 to 2 द लिमिट e अप्रोचेस टू इंफिनिटी क्या होगा। अब ये भी वैसी ही इक्वेशन है, जस्ट हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। इस इक्वेशन के जो राइट साइड है उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लें, तो फैक्टर्स बनेंगे तो -y, y + 1 एंड y - 2। तो 3 सॉल्यूशन हमें नजर आ रहे हैं, y = 0, y = -1 और y = 2। अब जस्ट देखना क्या है कि इनिशियल कंडीशन कहाँ है, और 0 और 2 के बीच में अगर कुछ भी पुट करते हो तो y' के अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन में कोई भी नंबर 0 और 2 के बीच में y को पुट करते हो तो स्लोप पॉजिटिव होगा। y' > 0 है तो सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा तो ऊपर किसके साथ कर्व फ्लैट हो जाएगी, y = 2 के साथ। तो इसका इंफिनिटी पे आंसर क्या आने वाला है 2। तो जो भी जिस भी ऑप्शन में 2 गिवन है वो ऑप्शन करेक्ट होगी, दैट मींस सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो हमने ट्राई किए। बट जरूरी बात क्या है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सिर्फ सोल्व ही ना करें, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानें कि वो किस तरह से उसके पीछे काम चल रहा है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। क्योंकि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ ना कुछ मीनिंग है, कोई ना कोई उसकी एप्लीकेशन है, कोई एक सिचुएशन है जिसके ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है। उस सिचुएशन को अगर समझ के हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही था कि एक किताबों में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और रियल वर्ल्ड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका किसी तरह से हम कनेक्शन देख पाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।